हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट फॉर बनाने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर वेदर ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। तो जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी अपडेट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ्री वेदर एपीआई की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, को ब्राउज़र के अंदर जाना है और अब यहाँ पर आपको लिखना है फ्री वेदर एपीआई। ओके, तो आपको यहाँ पर ओपन वेदर मैप की वेबसाइट दिखाई देगी, तो इसके अंदर आपको जाना है और अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको माय एपीआई की का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके अंदर आपको जाना है और आपको यहाँ पर अपनी एक एपीआई की को जनरेट कर देना है। ये जो एपीआई की होगी ना, वो मे बी 1 घंटे के अंदर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो एपीआई की आई है ना, इसका हमें यहाँ यूज़ करना है। यहाँ पर हमारी जो कस्टम एपीआई होगी ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर इसे यूज़ करना है। तो इसे मैंने यहाँ पर नोटपैड के अंदर लिखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखो इस तरह से हमारी ये कस्टम एपीआई की होगी। इसके अंदर देखो यहाँ पर ये लिखा है एपीआई की। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर एपीआई की को पास करवाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें एक और चीज़ को पास करवाना है, जिसका नाम है यहाँ पर सिटी। ये जो सिटी होगी ना, उसे हम कैसे पास करेंगे, जब यूज़र यहाँ पर सर्च करेगा, तो वो जो वर्ड को सर्च करेगा उसे हम यहाँ पर इसके अंदर पास करवा देंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिटी के लिए यहाँ पर एपीआई की जनरेट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसे यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज का एक कस्टम यूआरएल लिया है। ओके, तो इसके अंदर देखो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। तो इसे हम यहाँ पर जब प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो इसे हम अंदर पास करवाने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करेंगे, तब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अब ये जो हमारी कस्टम एपीआई है ना, इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और अब ये जो एपीआई की है ना, उसे आपको यहाँ पर ओपन वेदर ऐप के अंदर से यहाँ पर जनरेट करवा देनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई की को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक एपीआई की मिलेगी। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने पहले से फ़ोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है, एक सीएसएस की फ़ाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक मेन टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉट वेदर बनाता हूँ। ओके, और अभी जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 पार्ट बनाने हैं। पहले वाले पार्ट से हमारा सर्च बॉक्स बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म डॉट सर्च बॉक्स। ओके, यहाँ पर इस एट्रीब्यूट की हमें जरूरत नहीं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और अब यहाँ पर हमें एक और पार्ट बनाना है, जिसके अंदर हम यहाँ पर वेदर का डेटा दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट वेदर डेटा। ओके, वेदर डेटा। ओके, अभी जो हमारा सर्च बॉक्स है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक इनपुट टैग बनाते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो। तो अब यहाँ पर हमारा सर्च बॉक्स का लेआउट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर वेदर का डेटा कैसे दिखाएंगे, उसका हम यहाँ पर लेआउट बनाते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर एक H2 टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेम्परेचर को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 27। ओके, अब यहाँ पर मैं डिग्री का साइन लाना है, तो उसके लिए कोड होता है। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एंड बनाना है। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखना है DEG। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि वो जो डिग्री वाला साइन आता है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से लिखता हूँ, तो मतलब डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक पी टैग बनाता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि वेदर का जो स्टेटस होगा, उसे हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर लिखता हूँ क्लियर। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट अदर डेटा। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 पार्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट ह्यूमिडिटी। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं ह्यूमिडिटी। तो मैं इसे यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H3 बनाता हूँ। ओके, और अब इस div को हम यहाँ पर एक बार कॉपी कर देते हैं। ओके, और अब हम इसका डेटा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास के अंदर लिखता हूँ विंड और यहाँ पर पी टैग के अंदर भी मैं यहाँ पर विंड लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर W को कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं H को भी कैपिटल कर देता हूँ। ओके, तो हमारा ये लेआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेदर। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा लेआउट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसे स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल। ओके, तो अब हम यहाँ पर मैन को टारगेट करते हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 450 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पे मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ
और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, और अब यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस को भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 पिक्सल। और अब यहाँ पर हम मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाते हैं और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल और ऑटो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो मेन टैग होगा ना, वो यहाँ पर टॉप से और बॉटम से यहाँ पर 150 पिक्सल की मार्जिन लाएगा और ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटो को भी यूज किया है। तो चलो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन टैग है ना, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है और इसके साथ यहाँ पर टॉप से और बॉटम से यहाँ पर 150 पिक्सल की मार्जिन भी आ चुकी है। ओके, तो चलो वो हम आगे कोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डॉट वेदर को टारगेट करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 पिक्सल और 5 पिक्सल। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं डॉट वेदर के अंदर से यहाँ पर मैं H1 को टारगेट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर सर्च बॉक्स को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बॉक्स। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट सर्च बॉक्स के अंदर से यहाँ पर मैं इनपुट को टारगेट करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पे मैं बॉर्डर को नन कर देता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर आउटलाइन को भी यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ हम यहाँ पर ब्लू टाइप का कुछ सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो स्लाइड इस तरीके का, तो हम यहाँ पर इस तरीके का कोई यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल। अब इस तरह से यहाँ पे मैं डॉट सर्च बॉक्स के अंदर से यहाँ पे मैं बटन को टारगेट करता हूँ और अब यहाँ पर हम बॉर्डर को नन कर देते हैं पहले। ओके, और अब यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और हमारा जो फॉन्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50%। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो बटन होगा ना, वो यहाँ पर सर्कल के फॉर्म में आएगा। ओके, और अब यहाँ पर हम कोई कलर को अप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर देते हैं और अब यहाँ पर से हम कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके का। अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो हमारा लेआउट इस तरीके से आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो सर्च बॉक्स है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं और इसके साथ यहाँ पर हमारा जो इनपुट है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 250 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये ठीक तो आ रहा है, पर अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ी विड्थ को बड़ा करते हैं और इसके साथ हम दोनों के बीच में यहाँ पर गैप को भी ऐड करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो विड्थ है ना, उसे मैं कर देता हूँ 280 पिक्सल। ओके, और अब यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर ठीक आ रहा है, पर अभी हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा छोटा है, तो इसे हम यहाँ पर बड़ा करते हैं। तो ये जो हमारा बटन है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर मिलता है 18 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। और भी टेक्स्ट यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और हमारा ये जो इनपुट है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर सिटी नेम। ओके, ओके, तब यहाँ पर हमने ये भी कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो वेदर डेटा है ना, इसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर CSS के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देता हूँ और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ। अब इसके साथ में यहाँ पर टॉप से मार्जिन को ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन टॉप और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल और यहाँ पर हम गैप की भी प्रॉपर्टी बना देते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर वेदर डेटा के अंदर से यहाँ पर हमारा जो H2 टैग है ना, इसे मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ और अब इसके हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और 35 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये सभी चीजें आ रही है, पर अभी हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो वेदर डेटा है ना, इसकी यहाँ पर हम फ्लेक्स रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे फ्लेक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम। वही आप हम जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पर हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाते हैं और इसे मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर ठीक से आ रहा है, पर अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो ह्यूमिडिटी और ये जो विंड वाला है ना, तो यहाँ पर हमारे दो डिव है।
तो उसे भी हमें स्टाइल करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डॉट अदर डेटा को यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ, ओके? और इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ और अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस बिटवीन। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डॉट अदर डेटा के अंदर से यहाँ पे मैं div को टारगेट करता हूँ और अब इसके अंदर से यहाँ पर मैं पीक को टारगेट करता हूँ और अब यहाँ पे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18 पिक्सल, ओके? अब सेम तरीके से यहाँ पे मैं डॉट अदर के अंदर से यहाँ पे मैं div को टारगेट करता हूँ और अब इसके अंदर से यहाँ पे मैं h3 को टारगेट करता हूँ, ओके? और अब इसके अंदर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को यहाँ पर कर देते हैं 28 पिक्सल, ओके? तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, ओके? तो यहाँ पर स्टाइल की अप्लाई नहीं हुई, तो एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने अदर डेटा के अंदर से यहाँ पर div को टारगेट किया है और इसके अंदर से यहाँ पर हमने p को टारगेट किया है। तो एक बार मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। अरे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ओके? ओके, तो यहाँ पर हमने अदर डेटा के अंदर से यहाँ पर हमने div को टारगेट किया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर p को टारगेट किया है। तो यहाँ पर तो हमारी सभी चीज़ें ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, ओके? तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर से हमें यहाँ पर मेन के अंदर जाना है और यहाँ पर हमारा वेदर और उसके अंदर से हमें यहाँ पर वेदर डेटा के अंदर जाना है और अब यहाँ पर हमें अदर डेटा के अंदर जाना है, ओके? तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये जो अदर डेटा है ना, उसके ऊपर हमने यहाँ पर विथ को अप्लाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक बार विथ को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर विथ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 400 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर हमारी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके यहाँ पर हम इस तरह से भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। पर हमें याद रखना है कि हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करते हैं ना, वो सिर्फ यहाँ ही होंगे, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो उसे हमें VS कोड के अंदर जाके ही चेंज करना होगा, ओके? तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आधार डेटा है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर विथ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। अब यहाँ पे पी टैग के अंदर यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 पिक्सल। अब यार हमारा जो वेदर डेटा है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ी गैप को बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हमारा ये लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर S3 क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी। जब हम यहाँ पर वैल्यू को पास करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो H3 होगा ना, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ओके? तो उसे हम यहाँ पर जब डेटा डायनेमिक करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ओके? तो अब यहाँ पर हमारा लेआउट और स्टाइल का काम यहाँ पर हो चुका है, ओके? तो चलो हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पर JS के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट btn इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सर्च बॉक्स, ओके? और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर बटन को टारगेट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इनपुट की वैल्यू की भी ज़रूरत होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैग है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ID को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी। अब इसे सेव करते हैं और अब यहाँ पर मैं JS के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिटी डॉट वैल्यू, ओके? तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सिटी नाम का वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारे इनपुट की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर BTN के ऊपर यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर को ऐड करते हैं और अब इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक और उसके बाद हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन को यहाँ पर पास करते हैं, ओके? तो अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर को पास करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई। तो अब यहाँ पर ये ई है ना, ये यहाँ पर इवेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर इवेंट क्या है? तो यहाँ पर क्लिक का यहाँ पर इवेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब ये क्या करेगा कि जब हम यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश होने से रोकेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो जब मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो ब्राउजर होगा ना, वो यहाँ पर रिफ्रेश होगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। पर अब हम यहाँ पर इस लाइन को लगा देंगे तो अब ये यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर से, तो देखो अब यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यही काम होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का, इसलिए हम यहाँ पर इसे लगाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट API की, ओके? और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर API की को पास करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नोड के अंदर लिखा है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके? और अब यहाँ पर हम कोटेशन मार्क बनाते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ URL, ओके? और अब इसके अंदर हम यहाँ पर API को पास कर देते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके?
और अब हम इसके अंदर इसे पास कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे जो एपीआई है ना, इसके अंदर यहाँ पर 2 कस्टम वैल्यू है। पहले वैल्यू का नाम है सिटी। तो अब ये जो सिटी है ना, इसके अंदर यहाँ पर हमारा जो इनपुट होगा ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर सिटी नाम का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर इनपुट की जो वैल्यू है ना, उसे हमने यहाँ पर स्टोर करवाया है। ओके। और ये जो हमारी दूसरी वैल्यू है ना, इसके अंदर यहाँ पर हमारी एपीआई की आएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एपीआई की नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एपीआई को पास करवा दिया है। तो अभी साथ से यहाँ पर दोनों वैल्यू यहाँ पर हमारी एपीआई के अंदर जाएगी और अब हमारी एपीआई की वर्क करेगी। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एपीआई को फैच करते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा ये जो फंक्शन है ना, उसे हम यहाँ पर असिंक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ असिंक। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू। तो अब यहाँ पर मैं अवेट को यूज करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फैच की मेथड को यूज करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर यूआरएल नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो कस्टम एपीआई होगी ना, वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट डेटा इक्वल टू, और अब यहाँ मैं अवेट को यूज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो अब इससे क्या होगा कि जब यूजर यहाँ पर सिटी का नाम सर्च करेगा, तो जो सिटी की वैल्यू होगी ना, वो हमारे इस कस्टम एपीआई के अंदर जाएगी। ये जो हमारी सिटी की वैल्यू है ना, उसे मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिखना होगा। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्या होगा कि जब यूजर यहाँ पर सिटी का नाम सर्च करेगा, तो अब ये जो सिटी की वैल्यू होगी ना, वो हमारे इस कस्टम एपीआई के अंदर जाएगी। और अब ये जो एपीआई की है ना, वो भी हमारे इस कस्टम एपीआई के अंदर जाएगी। और अब इससे जो हमारी एपीआई बनेगी ना, उसे हम यहाँ पर फैच के मेथड को यूज करके फैच करवा रहे हैं और इसे हम यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद अब ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, उसे हम यहाँ पर जेसन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और अब उसे हम यहाँ पर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस एपीआई का डेटा हमारे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं डेटा को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सिटी का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क और अब यहाँ पर मैं गो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है और इसके अंदर हम देखिए तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा डेटा है। तो अब इसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर से हम यहाँ पर टेम्परेचर का डेटा निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन के अंदर यहाँ पर देखो टेम्परेचर का डेटा है, तो इसे हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर विंड की वैल्यू निकालने वाले हैं और इसके साथ हम यहाँ पर कई सारे वैल्यू को निकालने वाले हैं। ये जो हमारे वेक्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन है ना, इसे भी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर कंसोल के अंदर डेटा देख रहे हैं, पर अब हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर डायनेमिक डेटा दिखाना होगा। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? तो चलो अब हम इसका लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो डेटा। ओके, वो भी यहाँ पर मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और अब इसके थ्रू हम यहाँ पर डेटा को डायनेमिक करने वाले हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो वेदर डेटा है ना, इसे हमें एक्सेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट वेदर डेटा इक्वल टू, और अब यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट वेदर डेटा। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है। ओके, तो अब इसके में यहाँ पर जरूरत होगी। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेदर डेटा डॉट इनर HTML। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बैकटिक बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इमेज टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर SRC का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इमेज का URL पास करवाना है। तो इसे मैंने यहाँ पर नोट के अंदर लिखा था। तो अब मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अब इसे हम यहाँ पर पास करवा देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर वैल्यू लिखी है कि डेटा डॉट वेदर के 0 इंडेक्स के ऊपर से यहाँ पर आइकन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, ये यहाँ पर डेटा के अंदर से आ रही है। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा जो डेटा है, इसके 0 इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर आइकन की है। तो इसके अंदर से यहाँ पर वैल्यू को निकाल रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इमेज को दिखाएगा। तो जो इमेज आएगी उसका लॉजिक इस तरीके का होने वाला है। ओके, अब देखो इस तरह से हमें यहाँ पर कई और डेटा की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट टेम्प इक्वल टू। तो अब हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने जो फंक्शन पास किया है ना, तो इसके पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर डेटा को पास करवाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा। ओके, तो अब ये जो डेटा होगा ना, ये हमारे इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसे यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पर कोई और नाम लिखना चाहे तो उसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डी लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डी को भी लिख सकता हूँ। तो अभी इस केस में मैं क्या करना होगा कि आपने जो डेटा लिखा है ना, इसकी जगह पे हमें यहाँ पर डी लिखना होगा। ओके, तो अब ये यहाँ पर भी ठीक से वर्क करेगा। तो अब हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ है, हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर मेन है और मेन के अंदर यहाँ पर टेम्प की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डेटा डॉट मेन और उसके अंदर से हमें यहाँ पर टेम्प को निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डी डॉट मेन और उसके अंदर से हमें यहाँ पर टेम्प को निकालना है। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर की वैल्यू है ना, ये हमारे इस 3 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। ओके, और उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट एच इक्वल टू, और अब हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा डेटा के अंदर यहाँ पर मेन है और मेन के अंदर यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डी डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी डॉट मेन और इसके अंदर से हमें यहाँ पर ह्यूमिडिटी को निकालना है। ओके, तो भी यहाँ पर मैं तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट डब्ल्यू इक्वल टू, और भी यहाँ पर मैं विंड की वैल्यू निकालता हूँ। तो हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर विंड है। ओके, और उसके अंदर से यहाँ पर स्पीड है। तो मैं यहाँ पर विंड की स्पीड को निकालना है। तो अब यहाँ पर मैं लिखना होगा डी डॉट विंड डॉट स्पीड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी डॉट विंड डॉट स्पीड। ओके, अब यहाँ पर मैं स्टेटस के लिए भी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट एस टी एस इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम स्टेटस के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं उसके हम यहाँ पर वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना होगा डी डॉट वेटर और इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर से हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी डॉट वेटर और इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को निकालने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने सभी डेटा को एक्सेस कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा है ना, उसे हम यहाँ पर डायनेमिक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वेक्टर डेटा के अंदर जो भी डेटा लिखा है ना, उसे हमें यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर से इसे निकाल लेता हूँ और अब इसे हम यहाँ पर जीएस के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल को यूज़ करते हैं और इसकी डेटा को हम यहाँ पर डायनेमिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 27 लिखा है ना, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं डॉलर का साइन बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर टी की वैल्यू को पास कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी ना, वो हमारे इस H2 टैग के अंदर आ जाएगी। उसके बाद अभी जो हमारी स्टेटस की वैल्यू है ना, उसे मैं यहाँ पर स्पीड टैग के अंदर पास कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और अब यहाँ पर डॉलर का साइन बनाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर STS को पास कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉलर का साइन बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बना के यहाँ पर मैं H की वैल्यू को पास कर देता हूँ। और अब ये जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज का साइन बना देता हूँ। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर विंड की वैल्यू को पास कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर H3 के अंदर यहाँ पर डॉलर का साइन बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं W की वैल्यू को पास कर देता हूँ। ओके, अब ये जो W की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर विंड की स्पीड को बता रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो मीटर प्रति सेकंड के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल को पहले क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सिटी का नाम पास करता हूँ और इस गो नाम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी वैल्यू आ रही है, पर अभी हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है और इसके साथ हमारी इमेज भी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो चलो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं और टी की वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। तो डी डॉट मेन डॉट टेम टेम स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे मैंने पी पहले लिखा है, अब यहाँ पर आ जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर सिटी का नाम पास करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी टेम्परेचर की वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है, पर अभी भी हमारी ये इमेज नहीं आ रही है। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा URL तो ठीक है, यहाँ पर डी डॉट वेदर 0 और आइकन मे भी यहाँ पर हमने विथ को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रही होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो वेदर डेटा है ना, बट वेदर डेटा, ओके, और उसके अंदर से हम यहाँ पर इमेज को यहाँ पर टारगेट करते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके,
अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी मैं सिटी का नाम लिखता हूँ, तो अभी भी हमारी इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर तो हमने विथ को भी अप्लाई कर दिया है, फिर भी यहाँ पर इमेज क्यों नहीं आ रही है? और एक बार मैं यहाँ पर जेएस को चेक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर हमारा यूआरएल भी ठीक है। अरे यार, मैंने यहाँ पर एसआरसी के बाद यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन नहीं बनाया है। ओके, तो ये एरर थी, तो अभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सिटी का नाम लिखता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और नाम लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डेली। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे डेली का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब देखो, अगर यूजर यहाँ पर कोई ऐसा नाम लिख दे जो यहाँ पर कोई सिटी का नाम ही नहीं, तो अब उस केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यूजर को यहाँ पर एरर दिखनी चाहिए, जैसे कि सिटी नॉट फाउंड, इस तरीके का यहाँ पर मैसेज लिखना चाहिए। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इफ कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी डॉट कोड इक्वल टू और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 404 का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एरर है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने डी डॉट कोड लिखा है ना, तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे डेटा का स्टेटस आता है। ओके, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे डेटा का स्टेटस यहाँ पर 404 है, तो अब इस केस में हम यहाँ पर यूजर को एरर दिखाना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेदर डेटा डॉट एरर HTML। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बैक टिक बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H2 टैग बनाता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिटी नॉट फाउंड। तो मतलब कि अगर यहाँ पर एरर आ जाती है तो यूजर को यहाँ पर सिटी नॉट फाउंड लिखा हुआ दिखाई देगा। और अब यहाँ पर हम एल्स बनाते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं ठीक से। ओके, इसे भी ठीक कर देता हूँ, और ये वाला इसे भी हम ठीक कर देते हैं। ओके, तो चलो अब इसे हम सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ रैंडम वर्ड को लिख देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो अब यहाँ पर सिटी नॉट फाउंड यहाँ पर आ रहा है। ओके, और अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी सिटी का नाम पुट करूँ जो एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूयॉर्क, तो देखो अब इसका मैं आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर लिखूँ डेली, देखो मैं इसका भी आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का प्रोजेक्ट 4 है, तो वहाँ पर आपको जेएस प्रोजेक्ट 4 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो में बीच में दिखाई देती है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 फाइल बनाई है, तो आपको ये तीनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।